हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पहले भी आपको बता दिए हैं भैया कि ये जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का 9वां चैप्टर, पूरे फिजिक्स में सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे ज्यादा जो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर से बनते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है केवल लाइट से, और इस चैप्टर में 5 से 6 डेरिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक ये है आज जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट हम होने नहीं देंगे। आपने अगर इसके पहले देखा होगा तो शायद आपको ये लगा होगा कि हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम हैं तो भैया डिफिकल्ट सोचना ही नहीं है दिमाग में भी। चलिए देखते हैं। तो हमने कुछ चीजें लिख दिया, इसको नहीं देखना है अभी। सबसे पहले देखिए, नाम है भैया कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहले हम एक बना लेंगे बच्चों, एक गोलीय अवतल पृष्ठ। एक मिनट, हम एक गोलीय अवतल पृष्ठ क्या कर रहे हैं, बना लेते हैं। हमने क्या किया, एक गोलीय अवतल पृष्ठ तैयार कर लिया। ठीक है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ हमने तैयार कर लिया। ठीक, अब ये जो गोलीय अवतल पृष्ठ है इसका नाम हमने दे दिया भैया यहां पे S, और उसके बाद भाई हमें पता है कि दर्पण के जो दर्पण होता है, ठीक है ना, उसके द्वारक का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। तो यहां पर गोलीय अवतल पृष्ठ है तो यहां पर हम इसको P मान लेते हैं, और यहां पर क्या है S डैश। तो ये एक SPS डैश गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये पृष्ठ दो माध्यमों को अलग कर रहा है। तो दो माध्यम कौन कौन से हैं बच्चों, इधर ध्यान से समझना। इधर एक माध्यम आपका हो जाता है कांच। क्या हो जाता है, यहां पर लिख देते हैं, इधर एक माध्यम हो जाता है कांच। ठीक, और कांच एक सघन माध्यम है ना भाई। अब इधर क्या हो जाता है, वायु। ठीक, इधर क्या हो जाता है, वायु, जो एक क्या है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम भैया, तो सघन माध्यम इधर हो गया, इधर एक विरल माध्यम हो गया। मान लेते हैं बच्चों कि इधर का अपवर्तनांक क्या है, ये आप अपवर्तनांक क्या है, N2 है, और इधर का एक अपवर्तनांक N1 है। ठीक, इनके अपवर्तनांक क्या हो गया, N1 व N2 हो गई। ठीक, यहां तक बात आई समझ में। यहां तक तो भाई कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमने बताया कि एक तरफ ठीक कांच है यानी सघन माध्यम है, और एक तरफ वायु है बोले तो विरल माध्यम। तो दो माध्यम हो गए। अब समझना ध्यान से, हम मान लेते हैं कि भैया इनके अपवर्तनांक N1 N2 तो दे दिया। अब माना कि इस अवतल पृष्ठ से बिंदु, मतलब किसी बिंदु O पर, जैसे यहां पर एक बिंदु हम मान लेते हैं O ले लेते हैं, कि इस पृष्ठ के सामने हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु O। तो माना बिंदु O पर, ठीक, यहां पर कोई वस्तु रखी है। अब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, हम मान रहे कि भैया यहां से जो प्रकाश की किरण चलती है बच्चों वो यहां पर ठीक आपतित हो रही है। अब इस पर मान लेते हैं कि ये जब प्रकाश की किरण यहां पे चल रही है तो ये जहां से आपतित हो रही है भैया, जिस पे पड़ रही है, अगर इस पर बच्चों इस तरह से करके, एक ध्यान से समझना, अगर हम एक इसी तरह से क्या खींच दें, अभिलंब इस पर खींच दें, तो ये तो पता है बच्चों कि जो क्या है, विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो रसगुल्लों क्या होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है। तो ये अभिलंब की तरफ झुक गया है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो भैया जहां पर मिल रहे हैं उस बिंदु को अपन क्या दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु को A दे देते हैं, और इस वाले को B दे देते हैं, इसका एक नाम F दे देते हैं। ठीक है, अगर यहां पर अब देखिएगा ये जो इधर मुड़ गई है, इसको अगर हम बढ़ाते चले आए पीछे की तरफ,
अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते चले आए बच्चों पीछे पीछे की तरफ, तो भैया यहां पर ध्यान से समझना, ये यहां पर मिल रही है, ठीक, यहां पर ये मिल जाती हैं। अब एक किरण क्या करते हैं कि हम एक किरण O से P की तरफ ले जाते हैं, तो O से P की तरफ हम एक किरण ले गए, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ गया फिगर में। तो भैया ये जहां पे मिल रही हैं इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहां पर एक नाम दे दिया भाई कि ये C है, और उसके बाद यहां पर ये जब मिल रही हैं तो प्रतिबिंब बन रहा है तो हमने I दे दिया, और ये O तो वस्तु है ही। तो इतना तो क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। अब समझना भैया, हम क्या मान लेते हैं कि ये जहां पर मिल रहे हैं इसके मिलान बिंदु से बच्चों हम क्या कर देते हैं भाई, एक यहां पर इसके समीप से एक अभिलंब यानी एक लंबवत ऐसे खींच देते हैं, ठीक है ना। ये अब इसका नाम क्या दे देते हैं, N दे देते हैं, AN एक लंब हो गया इस पे, ठीक। इतना समझ में आ गया, बस यही है। अब उसके आगे समझना, हमने क्या बताया, O से एक प्रकाश की किरण चल रही है, इस पे अपवर्तक पृष्ठ पर ये आपतित मतलब आपतित हुई जब, तो यहां से भैया अभिलंब की तरफ ये झुक जाती है। अभिलंब है क्या, तो F है, A है, C, AFC अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक गई। फिर उसके बाद हमने इसको क्या है, AB को अगर पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये ऐसे निकल कर आ गई। फिर एक किरण हमने O से P की तरफ डाला, ये सीधे बिना विचलित हुए निकल जा रही है, ठीक है ना। तो ये सीधे यानी प्रकाशिक केंद्र से जो हो जाती है भैया सीधे भी निकल जाती है, लेंस में आपने पढ़ा है। तो यहां से ये ऐसे निकल रही है। अब उसके बाद अब यहां पर भैया हमने क्या किया, इसको जब पीछे मुड़ा दिया मिला दिया और ये अभिलंब, तो यहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये C क्या है, वक्रता आपकी मतलब वक्रता केंद्र को दर्शाता है, O क्या है, वस्तु की दूरी को दर्शाता है, P क्या है, ध्रुव है। अब मान लेते हैं कि इसके साथ जो कोण बनता है, तो कोण क्या बन जाता है, हम मान लेते हैं कि कोण इनके साथ अल्फा, उसके बाद बीटा और यहां पर गामा कोण बन रहा है, ठीक। अल्फा बीटा गामा कोण बन जा रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज और समझना बच्चों कि ये इसके साथ भैया जब प्रकाश की किरण जा रही तो इसका मतलब अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाएगा इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो ये I हो जाएगा, मतलब इतना वाला, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, मतलब ये वाला कोण आपतन कोण यानी I से दर्शा दिया। अब उसके बाद जो इधर बन रहा है, इधर वाला कोण बन रहा है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, R। इसको भी R मान सकते हैं, या फिर हम यूं कह लें कि इधर के बीच का जो होगा ये भी R ही कहलाएगा, ठीक। शायद दिख ना रहा हो लेकिन फिर से हम समझा दे रहे हैं। अब इतना हो गया, तो यही फिगर ही समझना था। अब एक चीज ध्यान से समझना, जितनी भी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, या आपको भली भांति पता है। जब दर्पण वाला भैया हम बता रहे थे उसका डेरिवेशन, दर्पण का सूत्र तो बताया था। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से बच्चों वस्तु तक की दूरी को, वस्तु की दूरी होगा, ध्रुव से ये I यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगा, ध्रुव से ये C वक्रता केंद्र यानी ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो अगर यहां से हम सारी दूरियां निकालने लग जाएं भैया, तो ध्यान से समझना बच्चों, ये P है, समझिए ये P है, और P से O के बीच की जो दूरी होती है बच्चों उसको किससे दर्शाते हैं, U से। फिर उसके बाद ये इमेज है I, यहां से ध्रुव तक की बीच की दूरी को कैसे लिखते हैं, V से लिखते हैं। फिर ये वक्रता केंद्र है बच्चों, वक्रता केंद्र से जो ध्रुव तक की बीच की दूरी होती है भैया उसको किससे, अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, इसके बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच की जो ये दूरी होती है इसको किससे लिखते हैं, तो ये किससे हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाता है क्या चीज, इसको बोलते हैं R, ठीक है ना। तो इतना तो सबको पता है, ठीक। अब इसके बाद ये हाइट हम मान लेते हैं कि h है। तो लिखना अगर चाहते हैं तो भैया लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिख लेते हैं ना कि OA, यहां पर A है ना, ये A, OAC, तो OAC है कोण I, तो कोण OAC, क्या हो रहा है, कोण OAC। अब OAC बराबर हमने क्या बताया बच्चों, OAC बराबर ध्यान देना, O है, A है, C, इसके बीच का कोण देख रहे हैं, ये पूरा कोण आपतन कोण बन रहा है यानी कोण
आई। इसी तरह से बच्चों अगर हम निकालना भी चाहें तो कोण यहां पर हमने बताया ना कि एफ ए बी, कोण एफ ए बी, या इसको अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो आई ए सी बराबर कोण आई ए सी। ये किसके बराबर है? तो ये अपवर्तन कोण है आर के बराबर। इतना कुछ क्लियर हुआ। अब उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें इसमें निकालना होगा, याद रखना होगा, यानी यही चीज जो हमने बताया। पी से ओ के बीच की दूरी अगर लिखना चाहें तो पी ओ के बीच की दूरी बच्चों कितना हो जाएगा भैया? पी ओ, याद रखना बच्चों, पी ओ कितना हो जाएगा? तो पी से ओ यानी ध्रुव से ओ या वस्तु के बीच की दूरी यू लिखेंगे तो माइनस यू लिखेंगे क्योंकि अवतल के लिए है। ठीक, पी ओ हो गया बच्चों इतना। इसी तरह पी से आई के बीच की दूरी निकालना चाहेंगे तो पी आई, आई क्या है भैया? यहाँ पे वस्तु की दूरी के लिए, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी के लिए है तो माइनस का वी लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों फिर पी क्या लिखेंगे? पी और सी लिखेंगे। पी सी, सी क्या है? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसको वक्रता त्रिज्या लिखते हैं आर से। इसी तरह से एक और दूरी है ए और एन है, तो भैया यहां पर ए है और एन है ना? ये दो दिख रहा है ना आपको, ए ये वाला ए और एन, तो ए और एन है, ये क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे भैया, ये ए एन क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना? तो इतनी चीज क्लियर हो गया बाबू, इतना क्लियर हुआ बच्चों। ये आपको भैया इसकी जरूरत पड़ेगी भी, तो इतना आपको याद कर रहा होगा। ठीक, जो कुछ भी है बस यही है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई है ना? अब उसके बाद भैया हम क्या करेंगे? ये जो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ओ ए सी, ओ ए सी के लिए निकालेंगे बहिष्कोण। बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझना। यहां पर ओ है बच्चों, यहां पर ए है भैया और यहां पर सी है। अब एक चीज ध्यान देना, ये वाला कोण मतलब कोण अल्फा, ये वाला कोण आपतन कोण है ना? ये देख रहे हैं ना आई, पूरे का ओ ए सी की बात कर रहे हैं तो पूरा वाला यहाँ पे जो नीला नीला दिख रहा आई है, तो भैया आई हो गया। अब ये कोण तो गामा हो गया बच्चों, ये कोण गामा है। तो बहिष्कोण ये कहता है कि अगर बहिष्कोण यानी बाहर का कोण निकालना है तो इसके अपोजिट वाला छोड़ करके अन्य जो दो कोण होते हैं उन्हीं का योग, यानी गामा बराबर अल्फा प्लस आई, है ना? इसी तरीके से निकलता है भैया। तो ये हो जाएगा बहिष्कोण। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में निकालेंगे भैया। तो वही चीज हमने बताया ना, गामा बराबर, तो निकालेंगे गामा बराबर, गामा बराबर क्या हो जाएगा? तो कोण ये है अल्फा, तो अल्फा प्लस आई, बट हमको चाहिए आई यानी आपतन कोण, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया भाई। अब इसी तरह से हम निकालेंगे आई ए सी में, आई ए सी में भैया याद रखना, आई ए सी में ये ए है, ये है आपका सी है और ये आई है, ठीक, सॉरी मतलब यहां पर आई है, ठीक, और ये सी है। अब फिर से ये चीज तो भाई ये वाला तो गामा ही है। अब की बार भैया आई के लिए बीटा कोण हो जाएगा। अब ये वाला कोण इतना क्यों? तो आई ए सी के लिए यहां पर देखिए छोटा सा लिखा है आर, तो ये आर हो जाएगा। अब की बार गामा बराबर बीटा प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए बहिष्कोण होगा, तो हम वही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज आई ए सी के लिए, आई मतलब ये वाला आई है भाई कैपिटल में, त्रिभुज आई ए सी में, आई ए सी में निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा गामा बराबर, अब की बार हो जाएगा भैया बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। देखिए गामा लंबे में है, आर छोटे में बना रहे हैं, ठीक, समझ आना, ठीक है। तो हमको चाहिए पवर्तन कोण आर, आर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा माइनस का बीटा। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 बन गया। अब हम अप्लाई करेंगे बच्चों स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। स्नेल नियम क्या बोलता है भैया? अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा है आपने, ठीक। किसी एक मतलब निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, ठीक है ना। तो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो भैया स्नेल का नियम हमने बताया ना बच्चों, क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर
बराबर यहाँ पे 1n2 लिखो, या इसी को n2/n1 लिखते हैं। तो भैया हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे बच्चों n2/n1। अब दर्पण का मतलब ये जो आप देख रहे हैं अवतल पृष्ठ का, मान लेते हैं कि इसका जो पृष्ठ है, पृष्ठ का द्वारक एकदम छोटा हो जाए। अब जब द्वारक छोटा हो जाएगा बच्चों तो ये इसके AP के एकदम समीप हो जाएगा। ऐसे केसेस में साइन I और साइन R का जो मान है और भी छोटा हो जाएगा। तो वही चीज हम लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे कि भैया लिखेंगे कि यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो हो जाएगा भैया साइन I व साइन R और छोटे होंगे, ठीक, इसका मान यानी और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बच्चों अब जहां पे साइन I है उसके बराबर केवल I हो जाएगा, और जहां साइन R है भैया वहां पे केवल और केवल रसगुल्लों क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों ये वाला जो फार्मूला है कुछ इस तरह से बन जाएगा I/R बराबर क्या हो जाएगा भैया n2/n1। अब बच्चों इसका क्रॉस हम गुणा करा देंगे तो हो जाएगा n1 × I बराबर n2 × R। ठीक है ना, n1 × I बराबर, ठीक, ये हो जाएगा n2 × R। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिएगा हम क्या I और R के मान रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे n1 × कोष्ठक में I का मान क्या है बच्चों, तो I का मान है गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे गामा माइनस बीटा है। ठीक है, तो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे गामा माइनस अल्फा बराबर, फिर यहां पे देखिए क्या है n2 है, तो यहां पर n2 और यहां पर गामा माइनस बीटा, क्या हो जाएगा भैया, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में। अब हमको अल्फा बीटा गामा के मान चाहिए। अब इसमें भी सेम वही चीज यहां पर होगा कि अगर हम द्वारक छोटा कर दें, बच्चों, तो जो n है वो एकदम भाई n है p के समीप चला जाएगा, तो जो an है तो वही हम ap के रूप में मान सकते हैं, उसकी भी वही चीज हो जाएगी, हाइट h ही रहेगी भैया। तो ये ऐसी केसेस में क्या हो जाएगा कि अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा, और सबके मान भी निकालने होंगे। तो यहां पर हम फिर से एक बार वही लिखेंगे कि यदि द्वारक छोटा हो, तो ऐसे केस में हमने क्या बताया, तो भैया यहां पर ध्यान देना, जो अल्फा है अल्फा बराबर tan अल्फा, ठीक है ना, फिर बीटा बराबर बच्चों tan बीटा, इसी तरह फिर गामा बराबर tan गामा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा के मान भी हमको चाहिए, तो भैया हम tan अल्फा के मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, और इसी तरह से हम tan बीटा के मान निकाल लेते हैं बच्चों, और tan गामा के मान भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा के मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, समझते हैं, चलिए इसको देखिए भैया। अल्फा क्या है, तो भैया अल्फा के लिए निकालेंगे tan थीटा बराबर सबसे पहले क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बच्चों अल्फा के लिए निकालेंगे, लंब क्या है, सब में h ही है, आधार का मतलब अब अल्फा के लिए तो ये वाली दूरी यहां से यहां, तो PO इसके बीच की दूरी -u है, तो h/-u ये अल्फा का निकल गया। बीटा का निकालेंगे तो भैया लंब बटे आधार, तो लंब यही रहेगा, आधार आपकी IP या PI होगा, तो इसके बीच की दूरी क्या है, -v है। tan गामा बराबर करेंगे तो लंब बटे आधार, तो भैया लंब h ही रहेगा, यहां से यहां तक की आधार दूरी क्या है, CP है या PC है, वो माइनस का r है। ठीक, तो यही लिए भाई हम क्या करेंगे, सब निकालेंगे। अल्फा के लिए h/-u, फिर बीटा के लिए h/-v, और गामा के लिए h/-r। आई बात समझ में ना भैया, कहां से आया, यही चीज बच्चों, अल्फा के लिए h/ इसके बीच की दूरी u, फिर बीटा के लिए h/ इसके बीच की दूरी v, और उसके बाद गामा के लिए h/-r। माइनस सब में इसलिए लगा है क्योंकि बता दिया ना कि भैया पृष्ठ अवतल है, अवतल में सब मान माइनस होता है, तो यही वैल्यू बच्चों उसमें पुट हो जाएगा भैया। तो यहां पर हम रखेंगे, यहां पर मान रखेंगे बच्चों, कितना रखेंगे भैया, ये n1 है,
ठीक, और गामा के स्थान पे गामा का मान कितना आया है, h अपान माइनस का r, फिर माइनस भैया अल्फा के स्थान पे h अपान माइनस का u बराबर, ठीक, इधर n2 है, n2। अब उसके बाद इधर वाला देखते हैं, गामा के स्थान पे वही h अपान माइनस का r है, और यहां पर माइनस का भैया बीटा के स्थान पे क्या है, h अपान माइनस का v, माइनस का v। अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा और इसमें करना है कि n1 क्या है भैया, अपूर्णांक है भाई। अब h अपान माइनस का r लिख लेते हैं बच्चों, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा भैया, h अपान u केवल होगा बच्चों, बराबर भैया यहाँ पे n2 रख देते हैं रसगुल्लों, h अपान माइनस का r लिखेंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस h अपान v। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ अगर हम देखें कॉमन क्या है, h है, क्या है कॉमन, दोनों तरफ h है, तो हम इधर से भी h बाहर ले लेते हैं, इधर से भी h बाहर, तो यहां पर h बाहर लिखेंगे तो 1 अपान माइनस आर और उसके बाद प्लस का 1 अपान v। तो क्या हो जाएगा भैया, n1 इंटू अगर h कॉमन लेंगे तो 1 अपान माइनस आर बच गया प्लस 1 अपान u बच गया, यही तो बचेगा ना। फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, देखिए h भाई बाहर निकाल लिए, 1 अपान माइनस आर प्लस 1 अपान यू, इतना बच गया। अब इधर देखते हैं, बराबर n2 है, इधर कॉमन लेंगे तो इधर भी सेम रहेगा, जहां u है वहीं पर v हो जाएगा। तो इधर भैया आपका n2 है और यहां पर भी इंटू हमने बताया ना कि h बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपान माइनस का r रहेगा ही, 1 अपान अब की बार v हो जाएगा प्लस के, ठीक है ना। यही तो है भैया कि 1 अपान माइनस का r प्लस 1 अपान v। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले जो कट रहा है काट देते हैं बच्चों, कट गया है ना भैया, कट गया बच्चों। अब करते क्या है रसगुल्लों, इसका इसमें गुणा करा देते हैं, n1 अपान माइनस का r प्लस का भैया n1 अपान ये नीचे का u है, बराबर इधर भी गुणा करा देते हैं अंदर, तो n2 अपान माइनस का r प्लस ये अंदर गुणा होगा तो n2 अपान नीचे क्या है भैया, v है, ठीक, क्या है बच्चों, v है। अब एक चीज ध्यान देना, r वाला एक तरफ ले लेते हैं, ये वाला एक तरफ ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे n2 अपान v, ये ऐसा है, इसको इधर भगाएंगे तो माइनस का n1 अपान u बराबर, ठीक। अब ये जो चीज है पड़ा रहने देते हैं, क्या चीज भैया, इसको इधर जब लाएंगे तो n2 अपान r प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस में है, यहाँ पे n1 अपान r है ना, ये वाला जो माइनस है यहाँ पे माइनस हो गया। अब एक चीज ध्यान से अगर देखें, इसको हम लिख सकते हैं n2 अपान v माइनस n1 अपान u। इसमें बच्चों कॉमन मतलब अगर देखें नीचे हर समान है, कॉमन नहीं बल्कि हर समान है, तो ऊपर तो हो जाएगा n2 माइनस n1 और नीचे हो जाएगा भैया r। अब ध्यान से समझिएगा, यही आपका क्या हो जाता है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, n1 n2 क्रमशः अपवर्तनांक है बच्चों, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बट कभी कभार ऐसा ना पूछकर इसको मतलब इसको एक अलग तरीके से पूछता है, कैसे, चलिए बताते हैं। अगर हम इसमें क्या करें भैया, ध्यान से समझना, अगर हम इसी में बच्चों n1 का भाग लगा दें, ठीक, अगर इसी फार्मूले में हम n1 का भाग लगा देते हैं तब एक नया तरीका हो जाता है। तो भैया n2 अपान ये n1 हो जाएगा बच्चों, नीचे v है ही, ठीक, ये माइनस रहा तो भैया यहाँ पे n1 अपान n1 नीचे u बराबर बच्चों यहाँ पे क्या बताएंगे, n2 अपान n1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस n1 अपान n1 हो जाएगा और अपान ये क्या है भैया, r है। अब एक चीज और देखना बच्चों, लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं रसगुल्लों, चूंकि n2 अपान n1 बराबर किसके, केवल n के होता है, स्नेल के नियम में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे n2 अपान n1 इसके स्थान पे केवल रख देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे रख देंगे n अपान v माइनस यहाँ पे रखेंगे तो भैया यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए ये कट गया, इसमें ऐसे ये कट गया तो 1 बचा और नीचे क्या है u बच गया, बराबर भैया यहाँ पर भी लिखेंगे केवल n हो जाएगा, यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा बच्चों। अब उसके बाद नीचे अपान का ये r है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी पूछता है, तो चाहे जिस रूप में आए हमको क्या करना है, बस अपना काम करना है।
आई बात समझ में? बता दिया ना कि भैया n क्या है, पूर्णांक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यही क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है रसगुल्लों, याद रखना, फिर से बोल दे रहे हैं भाई, हर साल किसी ना किसी सेट में दिखाई पड़ता ही है। एक अवतल पृष्ठ भी हो, मतलब उत्तल भी होता है, अवतल, बट अवतल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए छाप लीजिए, हो गया बच्चों। उसके बाद ये भाई दूसरा पेज कर लीजिए, ये भी हो गया। अब उसके बाद भैया हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक, ये वाला हो गया ना। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। भैया टॉपिक बड़ा ही आसान है, शायद आपको पहली बार में डिफिकल्ट लग जाए, बट एक बार, दो बार, तीन बार जब रिवीजन करेंगे चीज़ें आसान अपने आप लगेंगी। कहते हैं ना भैया कि अगर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी मज़ा है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा बच्चों। और वैसे भी अगर आप इसको छोड़ देते हो तो अक्सर होता यही है कि एग्जाम में हम जो टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में उसी से मुलाकात होती है। तो पूरे 5 नंबर की बात है रसगुल्लों, अच्छे से जैसे भी हो सके तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।